राधे राधे। मैं अनमोल शर्मा, मैं तरुण मथुरिया। कृष्णम प्रोडक्शन की तरफ से प्रस्तुत करते हैं विक्रम वेताल की दूसरी कहानी, किसकी पत्नी। तो सुनो राजा विक्रमादित्य। वेताल ने कहानी सुनाना आरंभ किया। यमुना नगर के तट पर धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बड़ा ही गुणी, ध्यानी और तपस्वी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र और पुत्री दोनों ही जवान हो चुके थे, अतः ब्राह्मण परिवार को पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। पुत्री का नाम था मधुमालती। वो बहुत ही खूबसूरत एवं गुणवती थी। ब्राह्मण केशव, उनकी पत्नी एवं पुत्र तीनों ही अब मधुमालती के लिए एक योग्य वर की तलाश में जुट गए। एक दिन केशव किसी यजमान के घर गया हुआ था। वहां पर एक बड़ा ही रूपवान, गुणवान ब्राह्मण युवक भी आया हुआ था। वो युवक उसे अपनी बेटी के योग्य वर लगा। तो उसने यजमान से उसके कुल, गोत्र आदि के बारे में पता किया और उस युवक के पिता के घर चला गया और वहां बातचीत करके अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। उधर केशव की पत्नी ने भी एक सुयोग्य एवं गुणी वर देखकर अपनी मधुमालती का रिश्ता तय कर दिया। ईश्वर की करनी देखिए कि उसी दिन उसके भाई ने भी अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। उसका होने वाला बहनोई उसका मित्र था। अब तीनों अपने किए अनुसार विवाह की चिंता से मुक्त हो गए। अब तीनों ही एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाने के लिए आतुर थे। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी घर बैठे बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। पुत्र भी शीघ्र घर आ गया और अपने पिता का इंतजार करने लगा। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो सभी के चेहरे तनाव मुक्त और प्रसन्नता से खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी के दिलो दिमाग से एक भारी बोझ उतर गया हो। सबसे पहले ब्राह्मण बोला, आज मैं तुम दोनों को एक खुशखबरी सुनाऊंगा। केशव की पत्नी उत्साहित होकर बोली, मैं भी आप लोगों को आज एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। और फिर ब्राह्मण पुत्र बोला, माँ, पिताजी, मैं भी आज आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैंने अपनी बहन का रिश्ता अपने मित्र के साथ तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण चौंका। मैंने भी योग्य वर ढूंढकर उसके साथ रिश्ता तय कर दिया है। हैरानी में डूबी केशव की पत्नी बोली, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने भी एक सुयोग्य एवं गुणी वर देखकर अपनी मधुमालती का रिश्ता तय कर दिया है। ये बात सुनकर तीनों ही स्तब्ध रह गए। अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अब किस वर को स्वीकार करे और किसे अस्वीकार करे, ये तीनों को ही समझ में नहीं आ रहा था। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि तीनों ने एक ही दिन बारात लाने के लिए लड़के वालों को बोला। आखिर विवाह की तिथि आई गई, लेकिन कोई निर्णय ना हो सका। पूरा परिवार एक अजीब धर्म संकट में फंस चुका था। शाम होते ही तीनों वर अपने अपने सगे संबंधियों के साथ बारात लेकर उनके द्वार पर उपस्थित हो गए। तीनों ही वर अब मधुमालती से विवाह करने का दावा करने लगे। आखिर मधुमालती थी इतनी खूबसूरत, गुणवान, रूपवती। आहा! उधर मधुमालती को तीनों युवकों से बड़ी प्रभावित दिखाई दे रही है। क्या बात है? तीनों ही युवक बड़े ही गुणवान, रूपवान और बुद्धिमान। मधुमालती को खुद स्वयं ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस वर को स्वीकार करे और किस वर को अस्वीकार करे। किंतु तभी ऐसा हुआ कि ना जाने कहां से एक भयंकर काला सांप निकला और मधुमालती को डसकर गायब हो गया। काला सांप उसका काल बनकर आया और सारे विवाद पर विराम लगाकर चला गया। मधुमालती ने आखिरी सांस तक नहीं ली थी कि बस किस्सा खत्म। वो तीनों युवक इस प्रकार विलाप करने लगे जैसे उनकी पत्नी मर गई। मगर अब रोने पीटने से क्या होना था? किस्सा तो वहीं खत्म हो चुका था। समाज बिरादरी ने मिलकर मधुमालती का अंतिम संस्कार कर दिया। उन तीनों युवकों में से एक का नाम था माधव, दूसरे का वामन और तीसरे का मधुसूदन। और ये क्या? माधव नामक युवक ने तो मधुमालती की चिता ठंडी होने के बाद उसकी अस्थियां एक पोटली में बांधी और वन की ओर चला गया तपस्या करने। मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये वामन नामक युवक ने मधुमालती की राख को एक पोटली में बांधा और वो भी यहाँ कुटिया बनाकर रहने लग गया।
और मधुसूदन भी साधु वेश धारण करके वन की ओर चला गया। जब मधुसूदन नगर की ओर भ्रमण कर रहा था तब वो एक तांत्रिक के घर पे जाके रुका। जब रात को तांत्रिक भोजन करने के लिए अपने घर आया तो किसी बात पर उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने बच्चे को उठाया और जलस की आग में फेंक दिया। वो बच्चा देखते ही जल के मर गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ये सब देखकर मधुसूदन क्रोधित हो उठा और क्रोधावेश में बोला, मैंने तो तुम दोनों को सज्जन और धर्मात्मा समझकर यहाँ रुकने और भोजन करने का मन बनाया था, किंतु तुम तो दुष्ट निकले। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। अरे क्रोधित ना होइए महाराज, मेरे पास एक संजीवनी पोथी है जिससे मैं अभी इस बालक को जीवित कर देता हूँ। क्या? संजीवनी पोथी? हाँ महाराज, मैं अभी आपको इसका चमत्कार दिखाता हूँ। इतना सब कहकर तांत्रिक भीतर गए और संजीवनी पोथी ले आया। उसने अपने बच्चे की हड्डियां और राख एक साथ इकट्ठा की और उन पर अभिमंत्रित जल छिड़ककर उस बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देख के तो मधुसूदन आश्चर्यचकित रह गया। ये तो वाकई एक अनोखी घटना थी। ये क्रिया देखकर मधुसूदन के मन में पाप आ गया। उसने तभी ये निश्चय कर लिया कि वो इसी पोथी के द्वारा मधुमालती को जीवित कर लेगा। जैसे ही सारे परिवारजन सो गए उसने वो पोथी हथिया ली और सुबह होने से पहले वहां से रफू चक्कर हो गया। और वो उस स्थान पर जा पहुंचा जब माधव नामक युवक मधुमालती की हड्डियों के साथ अपनी कुटिया में बैठा तपस्या में लीन था। उसने सारी बात माधव को बताई कि किस प्रकार मधुमालती को जीवित किया जा सकता है। उन दोनों ने आपस में सहमत होकर वामन नामक युवक को भी खोज निकाला जिसके पास मधुमालती की चिता की राख सुरक्षित थी। उन तीनों युवकों ने मंत्रणा करके मधुमालती को जीवित करने का निश्चय कर लिया। उस समय उनमें से किसी के भी मन में ये विचार ना आया कि जीवित होने के बाद मधुमालती पर किसका अधिकार होगा। उन तीनों ने सबसे पहले मधुमालती के अस्थियों को जोड़ा, फिर उस पर राख डाली और अंत में मधुसूदन ने संजीवनी पोथी से उसे जीवित कर दिया। अरे ये क्या, मधुमालती तो जीवित हो गई। इस बार तो इसका रूप लावण्य पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। और ये देख के तीनों का ही मन डोल गया। अब तीनों ही उस पर अपनी बीवी होने का दावा करने लगी। मधुसूदन का तर्क था कि संजीवनी पोथी मैं लाया हूँ, इसलिए मधुमालती पर मेरा अधिकार है। और वामन का कहना था कि अगर राख मैं ना लाता तो कहां से जीवित करते। और माधव का तर्क था कि यदि मैं उसकी अस्थियां संजोकर न रखता तो भला मधुमालती को कौन जीवित कर सकता था। इतनी कहानी सुनाकर बेताल खामोश हो गया। फिर कुछ क्षण रुककर उसने विक्रम को संबोधित किया। अब तुम ये बताओ विक्रम कि वास्तव में मालती किसकी पत्नी हुई। राजन, यदि तुमने जानते बूझते इस प्रश्न का सही उत्तर ना दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर विक्रमादित्य बोला, सुनो बेताल, इस संसार में हर रिश्ते नाते का एक अपना अलग ही महत्व है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें इसका अवश्य ध्यान रखना होगा। प्रत्येक रिश्ते का कोई ना कोई कर्तव्य होता है और जो इन तीनों मित्रों ने स्वेच्छा से कार्य किया उसके मुताबिक इनका मालती से जो रिश्ता बनता है वो इस प्रकार है। मधुसूदन ने उसको जीवन दान दिया जो कि एक पिता का कर्तव्य है, इसलिए मधुसूदन उसके लिए पिता तुल्य हुआ। माधव ने उसकी अस्थियों को संभाल के रखा, ये एक पुत्र का कर्तव्य होता है, इसलिए वो उसके पुत्र तुल्य हुआ। लेकिन वामन ने चूंकि उसकी राख संभाल के रखी, ये एक पति का कर्तव्य होता है, इसलिए मालती का पति वामन है। समझे बे? चला